मोदी वंस अगेन। लेकिन कैसे? क्या यह उतनी ही आसानी से हो जाएगा जितनी आसानी से पीएम नरेंद्र मोदी ने कह दिया? क्या 2014 और 2019 के सारे रिकॉर्ड 2024 में टूटने वाले हैं? अगर ऐसा होना है तो उसके पीछे की थ्योरी क्या है, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है? जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2024 में आकर वो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इसके पीछे का मजबूत आधार क्या है? जब पीएम मोदी कहते हैं कि बीजेपी 370 सीटें हासिल कर लेगी, तो इसके पीछे का कारण कौन कौन सा है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एनडीए 400 पार जाएगी, तो इसके पीछे का प्लान क्या है? आज इसी को डिकोड करेंगे और आपके सामने एक एक सीट के गणित को रखेंगे ताकि आप बहुत आसानी से समझ सकें कि आखिर नरेंद्र मोदी किस तरीके से हैट्रिक लगाने वाले हैं। నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వం क्या 2024 में सचमुच में बीजेपी अकेले दम पर 370 सीटें हासिल कर लेगी? क्या एनडीए 400 सीटों के आंकड़े को छू लेगा? ये महज एक ऐलान है, एक कल्पना है, या इसमें कोई सच्चाई भी है? लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं परवेज जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में जब नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि बीजेपी 370 सीटें हासिल कर लेगी, तो यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी ऐसा कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो उसके पीछे फॉर्मूला क्या है, समीकरण क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जो भविष्यवाणी कर देते हैं वो सच ही होती है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 272 पार का आंकड़ा दिया और रिजल्ट रहा बीजेपी अपने दम पर 282 सीटें जीत गई। 2019 में बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी ने 300 पार का नारा दिया और एनडीए के लिए 350 पार। परिणाम क्या हुआ? 2019 में बीजेपी अपने दम पर 303 सीटें जीत गई और एनडीए 353। तो क्या नरेंद्र मोदी की कही ये बात सच होने वाली है? अगर बीजेपी अकेले 370 सीटों के नंबर को छू लेती है तो इसका मतलब क्या होगा जानते हैं आप? इसका मतलब होगा राहुल गांधी 40 सीटों पर सिमट जाएंगे, ममता बनर्जी 10 से नीचे, अखिलेश यादव 5 से कम, तेजस्वी यादव 0, उद्धव ठाकरे 10 से नीचे, शरद पवार खाता खुलना भी मुश्किल। राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ों का अपमान करती है, आदिवासी समाज का अपमान करती है। कांग्रेस ने हमेशा लाल बत्ती कल्चर को बनाए रखा। 7 दशकों तक कांग्रेस ने इस देश के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं
जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए, ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। अब आप ये समझ लीजिए कि आखिर नरेंद्र मोदी इतने कॉन्फिडेंट होकर क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी 370 सीटें हासिल कर लेगी। दरअसल बीते 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हर वादा निभाया है। चलिए वादों पर भी बात कर लेते हैं। राम मंदिर वादा पूरा, अनुच्छेद 370 काम पूरा, काशी मथुरा काम जारी, यूसीसी उत्तराखंड में काम पूरा। ये बात तो हुई वादों की। अब वो थ्योरी डिकोड करते हैं जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी थर्ड टर्म का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको 5 सबसे सेफ स्टेट से इस थ्योरी को समझाते हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी 26 की 26 सीटें जीत गई और 24 के लिए टारगेट भी क्लीन स्वीप का है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, 2019 में बीजेपी 4 सीटें जीती और टारगेट फिर 4 सीटों का है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 2019 में 5 सीटों पर जीत मिली और टारगेट इस बार भी क्लीन स्वीप है। हरियाणा की 10 सीटें हैं, 2019 में 10 सीटों पर जीत मिली और 24 के लिए टारगेट भी 10 सीटों का है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, 2019 में बीजेपी 7 सीटें जीती और 2024 में भी विपक्ष का सूपड़ा साफ करने का पूरा इरादा है। यानी ये टोटल नंबर होता है 52, जिसमें 2019 में बीजेपी को नंबर मिले 52 और टारगेट भी 52 का है। ये बात हुई 5 राज्यों की। अब आपको समझाते हैं कि आखिर वो 9 राज्य कौन से हैं जहां बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, जहां लगातार मेहनत कर रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, 2019 में बीजेपी को यहां 23 सीटें मिली और इस बार टारगेट है 33 सीटों का। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, 2019 में बीजेपी को 18 सीटें मिली और इस बार टारगेट 30 का है, यानी 12 सीटें बीजेपी को और बढ़ानी होंगी। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 2019 में 24 मिली और इस बार टारगेट क्लीन स्वीप है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, पिछली बार 28 सीटें मिली और इस बार टारगेट 29 सीटों का है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, पिछली बार 9 सीटें मिली और इस बार 11 सीटों का टारगेट है। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, जहां 2019 में बीजेपी को 3 सीटें मिली और इस बार टारगेट 1 सीट बढ़ाना यानी 4 सीटें जीतने का है। झारखंड जहां 14 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी को 11 सीटें मिली और इस बार टारगेट है 14 की 14 सीटें। ओडिशा में 21 सीटें हैं, 2019 में बीजेपी को 8 सीटें मिली और इस बार का टारगेट है जस्ट डबल यानी कि 16 सीटें जीतने का। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी को 2 लोकसभा सीटें मिली लेकिन इस बार टारगेट 4 सीटों का है। यानी इस पूरे नंबर को अगर आप टोटल करिए तो इन 9 राज्यों में 208 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें पिछली बार बीजेपी को 126 सीटें मिली और इस बार टारगेट 166 सीटों का है। और अब आपको लेकर चलते हैं साउथ यानी दक्षिण, जहां बीजेपी को कमजोर माना जाता है। वहां बीजेपी किस तरह से कोशिशें कर रही है। जनवरी में प्रधानमंत्री ने दक्षिण के कई राज्यों का दौरा किया, केरल भी गए और आंध्र प्रदेश भी गए। वहां क्या कुछ चल रहा है वो समझ लीजिए। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, बीजेपी को पिछली बार 25 सीटें मिली लेकिन इस बार बीजेपी का टारगेट 26 सीटें जीतने का है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, बीजेपी को 2019 में 4 सीटें मिली लेकिन इस बार टारगेट 6 सीटें जीतने का है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 2019 में बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला लेकिन बीजेपी ने इस बार यहां अपने लिए 5 सीटों का टारगेट रखा है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 2019 में बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला लेकिन इस बार टारगेट 3 सीटें जीतने का है। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, 2019 में बीजेपी का खाता नहीं खुला लेकिन इस बार का टारगेट 3 सीटें जीतने का है। यानी साउथ के इन राज्यों में टोटल सीटें आती हैं 129, जहां पिछली बार बीजेपी 29 सीटें जीत सकी थी लेकिन इस बार टारगेट
41 सीटें जीतने का है। यानी कि टोटल करेंगे तो 136 में से पिछली बार 31 सीटें मिली, लेकिन इस बार का टारगेट है 43। और अब इस पूरे प्लान के आखिर में वहां की बात करते हैं जो बीजेपी के लिए बिग ग्राउंड है। वहां से बीजेपी कितनी उम्मीद कर रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी अपने दम पर 62 सीटें जीत गई, लेकिन इस बार का टारगेट 10 ज्यादा यानी कि 72 सीटें जीतने का है। बिहार में 40 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी 17 सीटें जीती और इस बार भी उसका टारगेट 17 की 17 सीटें जीतने का है। नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं, जहां बीजेपी 2019 में 15 सीटें जीत गई, लेकिन 2024 में वहां उसको 20 सीटें जीतनी है। यानी टोटल 146 में से पिछली बार 94 सीटों पर जीत मिली और इस बार का टारगेट है 109। यानी बात बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी के हिस्से में 370 और एनडीए के खाते में 400 सीटें करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोदी का एजेंडा क्लियर है, मोदी का विजन स्पष्ट है। रूट से लेकर बूथ तक और महिलाओं से लेकर यूथ तक एक एक प्लान क्लियर है। शायद तभी मोदी खोलकर टंके की चोट पर यह दावा कर रहे हैं वो तीसरी बार आएंगे और 400 सीटों के साथ आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धुआंधार बैटिंग करते हुए कांग्रेस पर एक एक करके कई वार किए। आदिवासी, ओबीसी, गरीब आरक्षण, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसे लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा ना हो। पीएम मोदी जानते हैं कि 2024 की लड़ाई में जितना साथ ओबीसी का जरूरी है, उतना ही आदिवासी का भी जरूरी है। जितनी मजबूती सनातन पथ से मिलेगी, उतनी ही धार विकास कार्यों से मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि वो देश में 4 जातियों की सेवा करते हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला। और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि इन चारों का जबरदस्त सपोर्ट मोदी को हासिल है। बीते 10 सालों में अपनी अलग अलग योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा लाभार्थी वोट बैंक तैयार कर लिया है, जो ना तो मोदी से इतर देखता है और ना ही मोदी के अलावा कुछ और सोचता है। तो क्या जातीय समीकरणों के साथ साथ लाभार्थी वर्ग भी मोदी की जीत की मजबूत बुनियाद बन चुका है? इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। राज्यसभा में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने बार बार जोर देकर ये कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों का अपमान किया है। कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके अधिकार नहीं दिए। प्रधानमंत्री ने यूं ही नहीं कहा। दरअसल पीएम मोदी जानते हैं, मंडल कमंडल के साथ अगर ट्राइबल का ट्रायंगल बन गया तो 370 वाला नंबर छूना कोई बड़ी बात नहीं। शायद इसीलिए डैम श्योर होकर पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि अब मोदी की गारंटी ही चलेगी। किसी ने कविता लिख करके भेजी थी, कविता तो बड़ी लंबी है, तो उसमें एक वाक्य है, मोदी की गारंटी का दौर है, मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की भोर, नए भारत की भोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें
खोजे अपनी ठोर। अब जरा कुछ पीछे चलकर उन तस्वीरों को याद करिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के खूंटी पहुंचे थे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया था। 7200 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के नए मंत्रिमंडल में 3 आदिवासियों को मंत्री बनाया गया। अब आप ये समझ लीजिए कि आदिवासियों की आबादी क्या है। झारखंड में 27% आबादी, मध्य प्रदेश की आबादी का 15% हिस्सा, छत्तीसगढ़ में 8% और राजस्थान में 9%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर ये वर्ग उनके साथ आ गया तो 400 सीटों को पार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नरेंद्र मोदी वैसे भी सिर्फ 4 जातियों की बात करते हैं: गरीब, किसान, युवा और महिला। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए ये भी बता दिया कि आखिर देश में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं। जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ठीक ना करिए, फलाना करिए, ये कहना क्यों, कहीं दोबारा वहाँ मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज़्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए। उधर मोदी सरकार देश के गरीबों के कल्याण, उनके जीवन में बदलाव के लिए बीते 10 साल से कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका असर भी दिख रहा है। हाल ही में पीएम मोदी खुद अयोध्या में उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा मांझी के घर पहुंचे थे, जहां पीएम ने चाय भी पी थी और उनसे अलग अलग योजनाओं के बारे में बात भी की थी। तो क्या मोदी सरकार की अलग अलग योजनाएं मोदी की हैट्रिक के लिए मददगार साबित होंगी? क्या लाभकारी योजनाएं 2024 चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगी? लाभकारी योजनाएं क्या फ्री वाले वादों का बेहतर विकल्प हैं? लाभकारी योजनाएं वोटर्स को कितना प्रभावित करती हैं? क्या अच्छी योजनाओं से राजनीति की दिशा बदल सकती है? पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी के नेताओं ने लाभार्थियों से संवाद किया और उन्हें मोदी सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बीजेपी को पूरा विश्वास है कि योजनाओं के लाभार्थी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो केंद्रीय योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। राशन योजना के 80 करोड़ लोग लाभार्थी, स्वच्छ भारत मिशन के 11 करोड़ 30 लाख लोग लाभार्थी, पीएम आवास 2 करोड़ 94 लाख, उज्ज्वला योजना 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, आयुष्मान भारत योजना के 22 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी। वहीं जनधन खाता 50 करोड़ 56 लाख लोगों का खुला। मुद्रा योजना का फायदा भी 34 करोड़ 93 लाख लोगों को मिला। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 34 करोड़ 18 लाख लोग लाभार्थी। अटल पेंशन स्कीम 5 करोड़ लोग लाभार्थी। आज लाभार्थियों के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। योजनाओं का सीधे लाभ जनता को मिल रहा है। मोदी सरकार में बिचौलियों का काम खत्म हो गया और भ्रष्टाचार में भी बड़ी कमी देखने को मिली है। जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव में इन योजनाओं का असर देखने को मिलेगा और लाभार्थियों का बड़ा वर्ग गेम चेंजर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि उनकी अपनी सेना के किस सेनापति को कहां और किस मोर्चे पर तैनात करना है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को पास कराने में सफल रहे, पर काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तेजी से नई सरकारें विकास के कार्यों में जुटी हैं। करप्शन पर एक्शन हो रहा है तो पीएम मोदी जिस राज्य से खुद सांसद हैं, वहां पर यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सनातन के सबसे बड़े कमांडर बन चुके हैं। जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे थे तो लखनऊ में विधानसभा में योगी आदित्यनाथ अयोध्या सिर्फ झांकी,
अभी काशी मथुरा बाकी का शंखनाद कर रहे थे और ये बता रहे थे कि अगला मिशन काशी और मथुरा ही है। दलित, पिछड़े और आदिवासी कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी है। हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि बीजेपी 370 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी, तो वो ऐसे ही नहीं कहते, बल्कि इसके पीछे ठोस वजह भी है। और 370 सीटों का मजबूत बेस है उत्तर प्रदेश और बिहार। बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और इसमें से 80 सीटें यूपी और 40 सीटें बिहार से आती हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं। यूपी बीजेपी का सबसे मजबूत किला है। अयोध्या के विहंगम नजारों को हर किसी ने देखा है। तो सदन में योगी ने खुलकर कह दिया कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा का विकास होना ही होना है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। यानी संदेश साफ है, अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों को जोड़कर योगी और मोदी एक मजबूत सनातन पथ तैयार कर रहे हैं। बात थोड़ी सी पश्चिम में कमजोर पड़ रही थी, तो जयंत चौधरी को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने वो मजबूत काम करने का काम भी तेज कर दिया है। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। पार्लियामेंट में, संसद के अंदर भी और बाहर भी, और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। नायक अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। ये तमाम संकेत ये बताते हैं कि जयंत चौधरी किसी भी वक्त एनडीए में जा सकते हैं। यानी जयंत का इधर आना अखिलेश को और कमजोर कर देगा। उधर योगी का विकास मॉडल मोदी को जिताने की पटकथा लगातार लिख रहा है। सदन में योगी ने साफ साफ कह दिया कि मंदिर का वादा हमने निभा दिया है, हम कोई भी वादा तोड़ते नहीं हैं। हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं,
उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। तो चलिए इसी के साथ बात बिहार की भी कर लेते हैं। नीतीश कुमार के इधर आ जाने से साफ है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार में क्लीन स्वीप कर देंगे। बिहार में करीब 27% ओबीसी है। लोकसभा चुनाव में अब ये मानिए कि 70 दिन ही शेष हैं। नरेंद्र मोदी ने पहले ही बता दिया कि परिणाम क्या होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि अब की बार एनडीए 400 पार जाएगा और मोदी 3.0 आने वाला है। अकेले बीजेपी 370 सीटें जीत लेगी, ये भी कह दिया। तो उधर सबसे जरूरी राज्य उत्तर प्रदेश में योगी ने 80 की 80 सीटें जीतने की पिच तैयार कर दी। बाबा के बजट में सनातन मार्गों और धार्मिक केंद्रों के लिए दिल खोलकर धन दिया गया। यानी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी मिलकर विकास और सनातन के कॉम्बो के साथ हैट्रिक लगाने जा रही है। बाबा के धर्मपद से मोदी तीसरी बार सत्ता कैसे हासिल कर लेंगे, ये भी आप रिपोर्ट के जरिए समझिए। बीजेपी अब की 370 सीटें लाएगी। भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आएंगी। मोदी प्लस योगी 80 सीटों पर नहीं कोई प्रतियोगी। यूपी वाले बाबा ने खोली अपनी झोली। वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया। रामलला भर देंगे 2024 में झोली। यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। 5 फरवरी की तारीख को अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए। ये वो तारीख है जिसने 70 दिनों बाद होने वाले चुनाव के परिणामों की तस्दीक कर दी। शहर अलग अलग थे, समय अलग अलग थे, बैट्समैन अलग अलग थे, लेकिन पिच एक ही थी और वो पिच थी 2024 की। लखनऊ में बुलडोजर वाले बाबा अपनी झोली खोल रहे थे और दिल्ली में नरेंद्र मोदी तीसरी बार आने की गारंटी पूरे देश को दे रहे थे। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। बाबा के बजट में सनातन पिच को पूरी तरह से मजबूत किया गया तो लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। मोदी का कहना है कि अब की एनडीए 400 पार जाएगा, तो योगी ने बताया कि हम लोक मंगल का बजट लाए हैं। अब जरा पहले आप ये समझ लीजिए कि बाबा का बजट किस तरह से प्रधानमंत्री की हैट्रिक के लिए मजबूत बेस तैयार कर रहा है। बाबा का बजट कैसे स्ट्राइक रेट को 100% करने वाला है, वो भी जान लीजिए। काशी, मथुरा, प्रयागराज, वृंदावन, चित्रकूट, नैमिषारण्य। अब आप ये भी जान लीजिए कि राममय बजट का असर यूपी की किन-किन सीटों पर होगा, आपको समझाते हैं। नैमिषारण्य का विकास क्यों,
सीतापुर में गोमती किनारे बसा है ये शहर। यहाँ भगवान राम के प्रमाण मिलते हैं। वनवास से रावण वध तक इसकी मान्यता है। 2024 में यहाँ से सीधा असर धौरहरा, सीतापुर और मिश्रीख में होगा। और अब आपको बताते हैं कि प्रयागराज चित्रकूट का विकास क्यों। दुनिया भर में प्रयागराज का कुंभ प्रसिद्ध है। भगवान राम का यात्रा मार्ग से माना जाता है। धार्मिक नगरी को जोड़ती है राम की लहर। 2024 में यहाँ का सीधा असर प्रयागराज, फूलपुर और बांदा चित्रकूट में पड़ेगा। श्रृंगवेरपुर का विकास क्यों जरूरी है? भगवान राम और निषाद राज की मित्रता का ये प्रतीक है। केवट ने राम, सीता, लक्ष्मण को नदी पार यहीं पर उतारा था। 2024 में इसका क्या असर होने वाला है वो भी समझिए। यूपी में 17 से 18% है निषाद की आबादी। करीब 160 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा असर होगा। 37 लोकसभा सीटों पर निषाद वोट निर्णायक भूमिका में है। उनके विचार में, उनके संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। इतना ही नहीं, बाबा के बजट में अयोध्या के लिए भी 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 नई सड़कों का निर्माण होगा। यूपी में मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है। मैसेज साफ समझ लीजिए कि योगी विकास के साथ साथ सनातन का कॉम्बो तैयार कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी देश की 4 जातियों, युवा, गरीब, किसान और महिलाओं को साध रहे हैं। दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर भी करारा वार कर रहे हैं। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट है। दोनों चुनाव जीतने की गारंटी बन चुके हैं और विरोधियों के पास इनकी कोई काट नहीं। और इन दोनों के पास अभी बहुत से ब्रह्मास्त्र हैं जो विरोधियों को रसातल पर ले जाने के लिए काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 400 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर मोदी विरोधी मोर्चा है जो बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है। पहले नीतीश चले गए, फिर ममता रूठ गई और अब उद्धव ठाकरे का भी मन डोल रहा है। बीते 10 दिन में इस अलायंस को 4 झटके लग चुके हैं। खबर यह भी है कि बिहार, झारखंड और दिल्ली के बाद ईडी का अगला पड़ाव बंगाल है। टीएमसी के 14 बड़े नेता ईडी जांच की आंच में हैं। 2023 तक नीतीश कुमार मोदी विरोधी मोर्चे के अगवाकार थे, लेकिन साल बदलते ही नीतीश कुमार के ख्यालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब नीतीश कुमार बिहार में मोदी के सेनापति बन गए हैं, यानी इंडिया अलायंस को झटका लग चुका है। और अब अगला झटका महाराष्ट्र से लग सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का भी मन उधर लग नहीं रहा और वो भी इधर ही आने की कोशिश में लगे हैं। पिछले 10 दिनों में विपक्षी गठबंधन इंडिया को 4 बड़े झटके लग चुके हैं। 5वां झटका उद्धव ठाकरे ने मोदी की तारीफ करके दे दिया है। सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में जेडीयू ने 16 और बीजेपी ने 17 सीटें जीती थीं। अब जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ हैं। ऐसे में इंडी अलायंस के लिए बिहार सेफ नहीं है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में सीट शेयरिंग अभी तक फंसी हुई है। ममता पहले कांग्रेस को 2 सीटें दे रही थीं, फिर कहा कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, अब 5 सीट देने की बात कह रही हैं।
यानी ममता का रुख बहुत साफ नजर नहीं आता। बंगाल में 2019 में टीएमसी ने 22 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी यहां 18 सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी बंगाल में पूरी ताकत झोंक रही है। महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे इधर से उधर हो गए तो इंडिया अलायंस की मुश्किलें यहां भी बढ़ सकती हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे जा चुके हैं। उधर पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन भी टीएमसी के नेताओं पर बढ़ता जा रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई की टीमें पश्चिम बंगाल में एक्टिव हो सकती हैं। ममता सरकार के 14 नेता एजेंसियों के रडार पर हैं। इनमें विधायकों, मंत्रियों के अलावा सांसद भी शामिल हैं। आप उन नेताओं के नाम जान लीजिए जो फिलहाल जेल में हैं। पार्थ चटर्जी, अनुब्रत मंडल, ज्योतिप्रिय मलिक, माणिक भट्टाचार्य और कुंतल घोष। अब उन नेताओं के नाम भी बता देते हैं जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इनमें आते हैं फिरहाद हकीम जो परिवहन मंत्री हैं, सुजीत बोस इमरजेंसी सर्विस मिनिस्टर हैं, पार्थ भौमिक इरिगेशन मिनिस्टर हैं, अरूप रॉय कैबिनेट मंत्री हैं, रविंद्रनाथ घोष राज्य मंत्री हैं, नुसरत जहां सांसद हैं, अरूप चक्रवर्ती विधायक हैं, देवदीपक अधिकारी सांसद हैं, विश्वजीत दास विधायक हैं, जफीकुल इस्लाम विधायक हैं, सुशांत महतो विधायक हैं। विरोधी दलों के नेताओं पर लगातार एक्शन हो रहा है। उधर नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 2024 में उनका 3rd टर्म तय है।